Hello, dear aspirants. I, your educator, Himani Joshi, welcomes you all to the Modern Indian History Crash Course of UPSC and welcome to the Arpita Sharma's Ma'am channel. Subscribe to Arpita Sharma Ma'am YouTube channel for daily Hindu news analysis, important international organization, daily MCQs, prelim preparation, strategy classes, polity classes, and lots more. If you want to get the PDF of all the classes, subscribe to Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Arpita Sharma ma'am also take classes on Unacademy Plus. Use code SHARMA20 to avail 10% of discount. Let's get started with our today's class. Till now we have covered up 5 chapters of modern Indian history. We are now going to start with 6th chapter, that is Revolt of 1857. This chapter is of utmost importance from mains perspective. Repeatedly, UPSC has asked questionnaires like explain the social causes for revolt of 1857, why does the revolt of 1857 took place, and what were the political causes for the same. So in this chapter, we are going to deal with all such questionnaires and learn this chapter in detail. Well, I presume that you all might be clear with the new dates regarding UPSC preliminary examination, that is 4th of October 2020. It's crucial time for UPSC aspirants to prepare work hard, and it's time to grind more rather than getting on a groovy basis. So till 4th of October, let's get engaged with our dream of becoming an IAS officer. Let's get started with our today's class. See, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, यूपीएससी की हो, रेलवे की हो या स्टेट पीसीएस की हो, एक कॉमन क्वेश्चन है जब भी 1857 की क्रांति से पूछा जाता है वो ये होता है कि लीडर्स के नाम बताइए जिन्होंने अलग अलग जगह से ये रिवोल्ट को लीड किया था. ठीक है, तो हम पहली स्लाइड में ये सारे लीडर्स के बारे में जान लेते हैं. कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, बरेली, गाजियाबाद, ये सारे वो जगह के नाम हैं जहां से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था. अब आप याद रखिए कि सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से, और वो क्यों शुरू हुई थी, क्या रीजन था, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम बाय हार्ट. कानपुर का रिवॉल्यूशन नाना साहेब ने लीड किया था विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपे नजीमुल्ला. लखनऊ का बेगम ऑफ अवध, हजरत महल, पीसेंट और जमींदार की भी मदद ली गई थी. एंड सिपॉइज बेसिकली सोल्जर. 1857 की क्रांति को सिपॉय म्यूटिनिटी भी कहा गया है. झांसी का बाय रानी लक्ष्मीबाई along with तात्या टोप, बिहार का कुंवर सिंह, बरेली बाय खान बहादुर एंड फाजियाबाद बाय मौलवी अहमदुल्ला. अब ये रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई थी देखिए. आप सभी को राइफल्स पता है क्या होती है, ठीक है. वो राइफल का जो पीछे का एक बेस होता है जहाँ से हमें राइफल को होल्ड करने की, वो बेस जो है वो बेसिकली बीफ एंड पिग के फैट से बना गया था. ठीक है, और ये बोला गया था रिवॉल्यूशनरीज को कि आपको ये राइफल यूज करनी है जो बेसिकली बीफ एंड पिग के फैट से बनी गई है. हमारे रिवॉल्यूशनरीज ने इस पे आवाज उठाई एंड उन्होंने कहा कि हम इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रखी थी कि यूज करने से पहले उन्हें इसे एक बाइट भी करना होगा राइफल के बेस को, यानी कि उनको ये बीफ एंड पिग का फैट भी खाना ही पड़ेगा. विच स्टार्टेड अ रिवोल्ट ऑफ 1857. एक स्पार्क जनरेट हुई मंगल पांडे में. उन्होंने मना किया कि वो इस रिवोल्ट के अगेंस्ट, उन्होंने मना किया कि वो ये राइफल को यूज नहीं करेंगे एंड इस राइफल के अगेंस्ट वो एक रिवोल्ट शुरू करेंगे जो कि 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था. कैसे? उन्होंने वहां के ऑफिसर को मार दिया था. और कहाँ पे किल किया था? बैरकपुर इन बंगाल, जिसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उनके साथ जो उनकी टीम थी उनको भी पनिश किया गया था. इस सिलसिले में एक
रिएक्शन शुरू हुआ। सबको लगा कि जब एक रिवॉल्यूशनिस्ट इतना एक्टिव है तो हमें सबने भी होना चाहिए। तो 1857 मई में मेरठ में 85 सोल्जर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि वो ग्रीस कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे, यानी कि ग्रीस राइफल जो पिग एंड बीफ के फैट से बनी गई थी। उसके बाद ये सिपाही ब्रेकआउट शुरू हुआ, ऑफिसर्स को किल किया गया और धीरे धीरे ये आर्मी जो है वो दिल्ली पहुंची। तब मुगल एम्पायर के रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनको इन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया। पर जो मेन पावर था वो बखत खान के पास था, जो बरेली का रिवोल्ट ग्रुप के साथ लीड कर रहे थे और उनको दिल्ली तक लाए थे। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये रिवोल्ट दबा कैसे, ब्रिटिशर्स ने कैसे इस पे कंट्रोल किया? तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को कैप्चर किया 1857 सितंबर में, ठीक है, और उन्होंने वहां के एम्परर यानी कि बहादुर शाह को कैदी बना दिया और उनको रंगून भेज दिया गया। और बहादुर शाह की डेथ हुई इन द ईयर 1862। जो मुगल सल्तनत थी वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो गई। रिवोल्ट फिर 1858 एंड पे आया जब ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई एंड यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनिंग। इन्होंने पूरे इंडिया में फिर पीस डिक्लेयर कर दी कि अब से कोई रिवोल्ट नहीं है, whatever it was still here only. At this time Lord Canning was the Governor General of India. Causes of revolt. See, whenever UPSC asks this question, explain the causes of revolt of 1857, अब से लेके आपको आने वाली आगे की स्लाइड्स पे ये सारे कॉजेस आपको याद रखने हैं। पहला है ब्रिटिश की एक्सपांसिस्ट पॉलिसी, जैसे कि एनेक्सेशन पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। ये तीनों की तीनों पॉलिसीज हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एनेक्सेशन पॉलिसी क्या थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कौन से गवर्नर जनरल ने इनिशिएट की थी, एंड सब्सिडरी अलायंस क्या था। ये भी बताइए कि सब्सिडरी अलायंस को पहले साइन करने वाला स्टेट कौन सा था। दूसरा आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। अब आपको याद होगा कि हमने जब ये पीस एंड रिवोल्ट पढ़ा था उसमें हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को बहुत ही डीपली एंड प्रिसाइसली स्टडी किया था कि क्या क्या कॉजेस थे। पहला तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा देते थे क्योंकि वो ब्रिटिश को अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रॉफिट दिखता था। टैक्सेशन इंक्लूड कर देते थे, टैरिफ पॉलिसी इंक्लूड कर देते थे इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट ही। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वेल्थ को पूरी तरीके से वो ड्रेन करना जानते थे। और मैकेनाइजेशन वर्क उन्होंने बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया था, यानी कि ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉय करते थे एज अ सुपरवाइजर, वेयर इज इंडियन दे हैव टू वर्क एज देयर स्लेव्स। ये सारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के कॉजेस थे। सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स। अब ये जो रेकिज्म हो रहा है आज की डेट में इतना सारा, ये रेकिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चलती हुई आ रही है। ब्रिटिशर्स को हमेशा से व्हाइट एंड ब्लैक का रेकिज्म शुरू करते हुए देखा गया था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स खुद को सुपीरियर समझते थे एंड इंडियंस वहां पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे बिल्ड इन होते थे। सो ये सबसे पहला ड्रॉबैक था सोशियो कल्चर रीजंस का, एंड रेकिज्म आज की डेट में भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। गवर्नमेंट का डिसीजन था कि भैया जो मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स है जिनकी देखभाल कर रहे उन्हें भी टैक्स पे करना है, जबकि आज की डेट में मॉस्क, टेम्पल लैंड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते, ड्यूटी फ्री। लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए थे जैसे कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, जिसके तहत कोई भी अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, और सन जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकता। ये एक्ट बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे इसमें। दूसरे क्या क्या, अब ये जो रिफॉर्म्स है ना यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी डील इन करते। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसमें आप ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे। क्या थे? पहला तो सती का एबॉलिशन किया गया, सती जो प्रथा थी वो हटाई गई। ये आपको अच्छे से पता है राजा राम मोहन रॉय ने हटाई थी। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने पढ़ी थी कि राजा राम मोहन रॉय के जो बड़े भाई हैं जब उनकी डेथ हो गई थी
तो उनकी वाइफ को भी ये प्रथा फॉलो करनी थी। एंड तब राजा राम मोहन रॉय को लगा दैट दिस इज इनजस्टिस, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन्हें सपोर्ट किया था ये एबॉलिश करने में। ठीक है, फिर विडो रीमैरिज शुरू किया, वुमेन्स एजुकेशन भी देखा गया था। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर इज, ये जो वुमेन एजुकेशन एक्ट है ना, ये सबसे पहले वुमेन की जो प्रायोरिटी है कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिलनी चाहिए, ये न्यूजीलैंड में देखा गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड एक पहली ऐसी कंट्री थी जिसने वुमेन को अलाउ किया था फॉर राइट टू वोट। इन कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद और भी डोमेन्स जो थे इंडियन सोसाइटी के, उसे भी रिमूव किया गया था। फिर नेक्स्ट कम आता था ये कास्ट का सिस्टम, जिसे भी हटाने की पूरी कोशिश की गई थी। 1856 में लॉर्ड केनन की गवर्नमेंट ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया था, जिसके तहत जो भी बंगाल आर्मी के फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे उनको हम एक सर्विस देंगे जो कहीं भी अंडरटेक उन्हें कर सकती हैं। दो लॉज आपको याद रखने हैं, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट एंड ये गवर्नमेंट ऑफ केनिंग के द्वारा पास किया हुआ। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। अब ये जो जमींदार थे वो एरिस्टोक्रेसी फॉलो कर रहे थे। एरिस्टोक्रेसी मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर, एक विक्टिम बना देना किसी भी चीज को, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जिसके कारण जो लैंड राइट है उससे बहुत ज्यादा फोर्टिफिकेशंस किया जा रहा था, बहुत ज्यादा चेंजेस लाए जा रहे थे विथ को-वारंटो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। कम सैलरी दी जाती थी, प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशंस बिल्कुल भी कम थे, फॉरेन बट्टा का बिल एबॉलिशन हो गया था, और इंडियन सिपाही जो थे, इंडियन सोल्जर्स बेसिकली, वो अनहैप्पी थे क्योंकि इसमें ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहा था। दूसरा कॉज ये भी था कि उन्हें फॉरेन सर्विस अलाउंसेस यानी कि भट्टा वो नहीं मिल रहा था। अब आपको क्लियर है भट्टा का मतलब, फॉरेन सर्विस अलाउंसेस। जब वो सिंध एंड पंजाब में सर्व कर रहे हैं किसी भी लैंड में, तो उन्हें भट्टा नहीं मिल रहा था। अवध का एनेक्सेशन हो गया था, और इसके अलावा जो भी सिपाही के घर थे, सोल्जर के घर, वो पूरे के पूरे तबाह हो चुके थे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अवध का एनेक्सेशन कौन से ब्रिटिश जनरल ने किया था और कौन से ईयर में किया था, किस रीजन से किया था, और तब अवध के रूलर कौन थे। 4 questions you are supposed to answer. Who annexed Awadh? From which policy? At that time, who was the ruler of Awadh? And what were the reason for annexation of Awadh? दूसरे रीजन आते इमीडिएट रीजन, जैसे कि बोन डस्ट को मिक्स करना आटा में और उसको फिर राइफल में इंक्लूड करना। ठीक है, अब जो कार्ट्रिज थी न्यू राइफल की, उसको कैसे यूज करते थे, उसको पहले उन्हें बाइट करना था बिफोर यूजिंग इट। तो ये सिपाहीज को लगा और सोल्जर्स को लगा कहीं ना कहीं उनके रिलीजन के खिलाफ है। कार्ट्रिज जो है उसने एक डिससेटिस्फेक्शन ग्रो किया आर्मी में, लेकिन ये धीरे धीरे जो डिससेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आर्मी के अलावा पूरे पॉपुलेशन में देखने मिला। 1698 में इंग्लिश को परमिशन मिली कि वो जमींदारी कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब प्रिसाइसली आपको बता दूं मैम, तो एक तो ये रिवोल्ट ने फेल हुआ कि वो पूरे इंडिया की यूनिटी नहीं ला पाए इस रिवोल्ट में। 1/10 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड 1/4 ऑफ द एरिया वो इसके इम्पैक्ट में आ गई। दूसरे जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, जैसे कि मनी लैंडर, एजुकेटेड मैन, मर्चेंट, वो रिवोल्ट के अगेंस्ट थे क्योंकि उन्हें पूरे वो बेनिफिट्स मिल रहे थे जो उन्हें चाहिए थे। सो दे डिसाइडेड इट्स नॉट नेसेसरी टू रेज आवर वॉइस। ब्रिटिश रिसोर्सेज की इसमें सुपेरियरिटी दिखी थी, जैसे कि राइफल्स का यूज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटेजी इसके साथ लेके कैसे मूव करना है वो किसी के पास नहीं थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जिसने कमांडर इन चीफ को इन्फॉर्म करते रखा था अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ द रिबेल्स। सो ब्रिटिशर्स के पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस थी।
because of which they were able to succeed in this. In brief, ये सारे points आपको remember करने हैं. एक तो 1857 के रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स का जो फाउंडेशन था वो शुक हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि नाउ दिस इंडियंस कैन डू एनीथिंग. हिंदू एंड मुस्लिम इसमें यूनिट होते हुए दिखे, यूनिटी उनकी दिखी. कॉमन मैन भी इसके अगेंस्ट आ रहा था, जिसके कारण जो एक कॉन्शियसनेस होता है पीपल का बिलोंगिंग टू वन कंट्री, वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा था ब्रिटिशर्स को, विच लेड ब्रिटिशर्स इन फियर. रेशियल हेट्रेड और जो सस्पेंशन था इंडियंस एंड इंग्लिश के बीच में, वो और ज्यादा इससे बढ़ता हुआ दिखा था. So with this, we come to our end of the class today. I hope so with this you are now clear with the revolt of 1857, and I try to cover this chapter in a very concise and in a precise form. Don't forget to answer all the questionnaires that I asked, and do let me know about the feedback from this class. So it's me, Himani Joshi, signing off. Take care, study well, and work hard. Thank you.